नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डेली द हिंद न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जो सबसे पहले न्यूज़ है, इट इज़ रिगार्डिंग दी डिस्कवरी ऑफ द लिथियम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी लिथियम है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लिथियम क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो भी बैटरीज़ बनती हैं, ठीक है, तो वो सारी जो भी बैटरीज़ बनती हैं, वो उनकी जो सस्टेनेबिलिटी होती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा किस मेटल के रिगार्डिंग होती है, लिथियम। यानी कि जो भी लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द फ्यूचर्स। क्योंकि इनसे ही क्या बनता है, जो मोबाइल फ़ोन्स होती हैं वहाँ यूज़ होती हैं, जो भी इलेक्ट्रिक बाइक कार स्कूटर है, ठीक है, उन सब जगह पे क्या यूज़ होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज यूज़ होती हैं। ठीक है, चाइना जो है वो वर्ल्ड का क्या है, वो प्रोडक्शन हाउस है इतना बड़ा, और उसकी भी जो लिथियम की खपत है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे लिथियम का नाम सबसे पहले हमारे सामने आता है तो हमें तुरंत समझ में ये आता है कि जैसे ही लिथियम की डिस्कवरी हुई तो इंडिया क्या है, इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा। ठीक है, हम लिथियम का यूज़ करने लगेंगे तुरंत। देखिए, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ की डिस्कवरी होना, ठीक, और उसकी माइनिंग होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि अभी सिर्फ डिस्कवरी हुई है किसकी, लिथियम की। ठीक, एक और चीज़ समझने वाली बात है, जैसे अभी कुछ समय पहले हमने बताया था कि कर्नाटक में भी क्या हुआ था, लिथियम की डिस्कवरी हुई थी। बट बिल्कुल कर्नाटक में जितना लिथियम का जो रिजर्व था उससे बहुत ज़्यादा है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। तो एक तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज़ की माइनिंग करते हैं तो उस माइनिंग के कई सारी ड्रॉबैक भी होते हैं, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट पर पड़ते हैं। ठीक है, जैसे अब अगर मान लीजिए कि ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, ठीक, जिसकी ये सतह है और लिथियम कहीं पर यहाँ पर है। और वहीं पर अगर मान लीजिए ये चिली है, ठीक, चिली में वर्ल्ड के लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व है, आपको पता है, और वहाँ पर लिथियम जो है वो इस जगह पर पाया जा रहा है। तो अब ये आप खुद बताइए कि ये लिथियम एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा सुटेबल होगा या फिर ये जम्मू एंड कश्मीर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए इसको एक्सट्रैक्ट करने में हमें 1,000 रुपये पर केजी लग रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने पे हमें 3,000 रुपये पर केजी लग रहा है। तो कहने का मतलब है क्या कि हम लिथियम को बेसिकली उसकी माइनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कई सारे फैक्टर्स पे। एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ ये पता होना चाहिए आपको, जैसे अभी जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो जो सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो कुछ भी जो चाहें तो अपने यहाँ पर सारी चीज़ों का क्या कर सकती हैं, प्रोडक्शन कर सकती हैं। लेकिन वो कोई चीज़ का प्रोडक्शन, बहुत कम चीज़ों का प्रोडक्शन करती हैं। मोस्टली चीज़ों को वो क्या करती हैं, वो बोरो करती हैं फ्रॉम चाइना। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं अपने यहाँ पर, तो उससे उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से इन्वायरमेंटल लॉस होते हैं, इन्वायरमेंटल डैमेजेस होते हैं। ठीक है, और भी कई सारी, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया तो आप वहाँ पर उसकी फैक्ट्री लगाओगे और उसकी वजह से कई सारे आपको लॉसेस होंगे। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो क्या करते हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको मौका देते हैं कि ठीक है आप आओ और आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर बेसिकली अपने यहाँ पर माइनिंग करो, और उसके बाद हमारे जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको हमारे यहाँ पे फर्निश प्रोडक्ट को दे दो। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए आपकी, जैसे अभी रिसेंटली बात किया जाए, जैसे अगर चाइना की बात की जाए, तो चाइना ने भी क्या किया है, चाइना ने भी अफ़गानिस्तान में, ठीक है, अफ़गानिस्तान में भी एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एमओयू साइन किया है कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी कई सारे लिथियम के रिजर्व्स मिल सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इंडिया जो है बेसिकली, ठीक है, इंडिया ने भी अभी अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना में लिथियम के रिजर्व्स जो थे उसको भी खोजा था। तो कहने का मतलब है कि लिथियम क्या है, लिथियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल, जो कि फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। अब थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग की बात करें, स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में बात करें, तो लिथियम क्या है कि एक एलिमेंट है, ठीक है ना, एल्कली मेटल है, ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Li होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक, अब बात करें, ये है लिथियम, ऐसा देखने में लगता है, ठीक है, सॉफ्ट और द सिल्वरी ग्रेइश वाइट कलर का मेटल होता है, और ये लाइटेस्ट मेटल है, और जिसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। ठीक
ठीक है, फ्रॉम ऑल द मैटर्स, ठीक है, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। फिर बात करते हैं कि लिथियम रिजर्व्स वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जो लिथियम का जो रिजर्व है बेसिकली वो क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कहने का मतलब है कि लिथियम के सबसे ज़्यादा जो रिजर्व हैं वो कहाँ पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, वो प्रोड्यूस करता है चिली। होल्ड्स द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन लिथियम रिजर्व्स। 2022 में ये था, जो चिली था वो सेकेंड बिगेस्ट क्या था, प्रोड्यूसर था। ठीक है, चिली की अगर आपको लोकेशन दिखाई जाए तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस मैप में द लोकेशन ऑफ चिली। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। और जब आप यहाँ से अब यहाँ पर आएंगे, ठीक है, साउथ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका आ गया। साउथ अमेरिका में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ये बॉर्डर का कंट्री है, ठीक है, साइड वाला, ये जो कंट्री है ये है क्या, चिली। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी लिथियम के रिजर्व्स हैं, और अर्जेंटीना में भी हैं थोड़े। ठीक है, पर जो चिली में है यहाँ पर बहुत सारे लिथियम के रिजर्व्स हैं। तो ये आपको यहाँ से चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इसके बारे में। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है उसके पास क्या, लिथियम का, ये पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं क्या, अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना क्या है, अर्जेंटीना इज़ थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है इसके पास लिथियम का, और 2022 में ये फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। ध्यान दीजिएगा, लिथियम का रिजर्व होना, किसी भी चीज़ का रिजर्व होना अलग चीज़ है, उसका प्रोड्यूसर, उसको प्रोड्यूस करना अलग चीज़ है। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी माइनिंग करेंगे, तब आप उसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसलिए कहने का मतलब क्या कि जो लिथियम का जो रिजर्व है, ठीक है, वो होना अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ गए कि किसी भी चीज़ का रिजर्व होना अलग चीज़ है, और उसको प्रोड्यूस करना क्या है, वो अलग चीज़ है। ठीक, चाइना की बात करें तो चाइना क्या है, बेसिकली फोर्थ लिथियम रिजर्व। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो फोर्थ लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व है वो कहाँ पर है, वो चाइना में है। ओके, सो बेसिकली चाइना क्या है, चाइना में फोर्थ लार्जेस्ट लिथियम का रिजर्व है। 2022 में बात किया जाए तो 2022 में चाइना जो था वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किसका, लिथियम का। और अदर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील और पोर्चुगल है। मैंने बताया कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनके पास रिजर्व्स तो हैं, ठीक है, पर वो उनको एक्सट्रैक्ट नहीं करती हैं। कई सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं। ठीक है, इन इन्वायरमेंटल कंसर्न की वजह से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये, और एक और चीज़ बतानी चाहिए, जैसे ये ट्रायंगल बना है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि क्या है, यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिथियम रिजर्व, लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, जो बेसिकली 3 कंट्रीज़ में है, जैसे फर्स्ट इज़ द चिली, द सेकंड इज़ द अर्जेंटीना एंड थर्ड इज़ बोलीविया। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि लिथियम का यूज़ क्या है। मैंने भी बताया कि लिथियम का जो यूज़ क्या है, बेसिकली जो भी बैटरीज़ हैं उनका बनाने में यूज़ करते हैं। तो लैपटॉप में बैटरी पड़ती है, उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ब्लूटूथ में, टैबलेट, पीसी, बसेस में, ठीक है ना, जीपीएस में, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर हम बैटरी का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम लिथियम का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये क्या है, यूज़ ऑफ लिथियम। फिर हम बात करेंगे यूज़ ऑफ लिथियम में और कुछ डिटेलिंग के बारे में। तो जितने भी सेलफोन्स, जैसे यहाँ पे लिखा है लैपटॉप, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप बोल दें। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, ठीक है, तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, वहाँ पर हम लिथियम का उपयोग करेंगे। ठीक है, एडेड टू द ग्लासेस एंड द सिरेमिक स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू द टेम्परेचर चेंजेस। यानी कि जो लिथियम का उपयोग है वो हम बेसिकली ग्लास और द सिरेमिक्स में भी करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है, जिससे वो और ज़्यादा रेजिस्ट हो जाए। फिर बात करते हैं इन द हीट रेजिस्टेंस, ग्रीजर्स और लुब्रिकेंट्स, यानी कहीं ना कहीं हीटिंग को ये रेजिस्ट करता है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो लिथियम है वो काफ़ी लाइट वेट होता है। ठीक है, वो लाइट वेट होता है, तो उसकी वजह से इसका उपयोग जो एयरक्राफ्ट के जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, वो बनाने में भी करते हैं। फिर उसके बाद साइकेट्रिक मेडिकेशंस में भी करते हैं, डेंटल, सिरामिक्स में भी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको स्टोर करते हैं हाइड्रोजन में फॉर द फ्यूल पर्पस। ठीक, नेक्स्ट इज लिथियम इज़ दी लिथियम आइसोटोप्स जो हैं, ठीक है,
प्रोडक्शन ऑफ द ट्राइटियम फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि लिथियम के जो आइसोटोप्स हैं उसका उपयोग हम न्यूक्लियर वेपन बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रॉब्लम अगर कुछ है क्या लिथियम के साथ, ठीक है। जैसे आपने प्रॉब्लम के बारे में सुना होगा सबसे पहले कि कई बार होता है कि जो बैटरीज होती है उसमें आग लग जाती है स्कूटीज़ में, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं, थोड़ा उसको बात करें अगर, तो इशू विद द लिथियम, ठीक है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली एक तो मैंने ये चीज़ बताई जो आग वाली प्रॉब्लम, ये तो चीज़ें हैं ही हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें प्रॉब्लम में है, तो इंडिया क्या है, इंडिया इज़ दी इम्पोर्ट डिपेंडेंट। आपको पता है कि इंडिया अभी डेवलपिंग इकॉनमी है, ठीक है। 2047 तक हमारा एम है कि हम शायद डेवलप्ड इकॉनमी बन जाए, जिसके लिए हम बहुत सारे प्लेजेस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ लिथियम जो है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है, सो in India we have taken pledge to reduce the greenhouse gas emission by the 33 to 35% below the 2005 level by 2020। यानी कि इंडिया में क्या है, हमने प्लेज लिया हुआ है कि 2030 तक हम लोग जो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसमें से 30 to 35% जो है वो अचीव किया जाएगा, ठीक है, यानी कितना कम कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो रियल प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है, इट इज़ दैट वी आर हैवली डिपेंड ऑन द इम्पोर्ट, ठीक है। तो वैसे भी इंडिया का जो मैंने भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था दैट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर हमारा जो हम लोग जो रहते हैं इट इज़ इन द फिज़िकल इट इज़ इन द फिज़िकल डेफिसिट, ठीक है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट में रहते हैं। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है हमारी इनकम से, यानी कि हम ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं और कम इनकम है हमारी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इम्पोर्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि बाकी सारी प्रॉब्लम भी हो रही हैं, और लिथियम भी एक कमोडिटी है जिसको हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। बाकी लिथियम अर्जेंटीना और यहाँ पर है, पता ही है। लिथियम आयन बैटरी बनती हैं, कहाँ बनती हैं, चाइना, जापान और साउथ कोरिया में। इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट हम कोई चीज़ को कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, जब भी किसी चीज़ को इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसका प्राइस ऑब्वियसली हाई होगा, ठीक है ना। यानी कि हाई प्राइस ऑफ ईवी, जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई है। इवन जैसे हमने बात किया था जो टेस्ला एलॉन मस्क की, ठीक है, तो वो भी इंडिया में नहीं है, ठीक है। वैसे उसका अलग रीज़न था क्योंकि वो टैक्स के रिलेटेड कुछ इशू था, टैक्स इवेजन में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर बात करते हैं डिस्करेज दी ईवी वायर, जो इम्पैक्ट है, यानी कि हाई प्राइस होने के कारण जो भी बायर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिस्करेज हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दी रिचार्ज ऑफ द लिथियम आयन बैटरी। तो बे क्या है, मोर इलेक्ट्रिसिटी टू रिचार्ज द लिथियम आयन बैटरी। जो भी लिथियम आयन बैटरी है, अब भाई बैटरी है तो उसको रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा, तो उसमें इश्यूज़ होते हैं। और इंडिया क्या है, मोस्टली रिलाई ऑन द कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अभी भी आज भी हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो मोस्टली किसकी कैसे होता है, वो कोल बेस्ड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और भी कई सारे रिसोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे विंड एनर्जी भी है, ठीक है, उससे प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने हाइड्रो पावर जनरेशन से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तो कई सारे माध्यम हैं, और ये सारे कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी भी हम इंडिया में सिर्फ कोल बेस्ड एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कोल बेस्ड एनर्जी की वजह से देखो मोर ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है एंड डिफीट्स इंडियाज़ गवर्नमेंट प्लेज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जो भी हमने ग्रीन हाउस गैस इमिशन का प्लेज लिया हुआ है कि 2030 तक हम लोग 33 to 35% जो है वो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में रिडक्शन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हैम्पर होता है। अब देखिए इसके अल्टरनेटिव क्या होते हैं। अगर जैसे आप लिथियम आयन बैटरी हम नहीं लेना चाहते तो उसके अल्टरनेटिव क्या हैं, हम जा सकते हैं सोडियम आयन बैटरी के साथ। लिथियम और सोडियम ये क्या है, दोनों एल्कलाइन मेटल है। इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, इसका एडवांटेज हो सकता है कि ये चीपर देन द लिथियम आयन बैटरी। सोडियम इज़ ईजिली हार्वेस्टेड देन द लिथियम और ईजिली एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या है कि अगर हम लिथियम आयन बैटरी की तरफ नहीं स्विच कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स मैंने बताई, जैसे यहाँ पे एक तो उसको रिचार्ज करने की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
और बाकी ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये सारी चीज़ें तो हैं। तो इस वजह से हम चाहें तो सोडियम आयन बैटरी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अल्टरनेटिव क्या होते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और बैटरी, इनको मिला के हम ग्रेफीन फ्लोराइड, सैंड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन बना के इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कई सारे हमारे पास अवेलेबिलिटी हो गई। एक तो लिथियम आयन बैटरी है हमारे पास, ठीक है, या फिर हम लिथियम और सोडियम आयन बैटरी का यूज़ करें, या इसके अलावा हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं, एक और न्यूज़ है, इट इज़ दी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की न्यूज़ है, ठीक है। ये क्या बात कर रहा है कि बाउंड्री मेकिंग इन दी अदयार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो अदयार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बाउंड्री मेकिंग के बारे में ये न्यूज़ है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि अगर बाउंड्री मेकिंग करनी है या किसी भी चीज़ जगह की आप कंटूर, ठीक है, किसी भी जगह का आप कंटूर ड्रॉ करना चाहते हो। कंटूर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री लाइन, ठीक है। किसी भी जगह के आप कंटूर या बाउंड्री लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करते हो, उसकी पोजीशनिंग करनी पड़ती है कि कहाँ पर कैसी चीज़ है, उसकी जो टोपोग्राफी है, ठीक है, उसकी जो टोपोग्राफी है वो कैसी है। तो इन सब चीज़ों का आपको एक बेसिकली ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर बात करें कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में बात किया, तो ये क्या है, बेसिकली कल मैंने बताया था जीपीएस। जीपीएस क्या है, जीपीएस एक तरह का बेसिकली नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। और ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये यूएस मिलिट्री का सिस्टम है, ठीक है, यूएस मिलिट्री का सिस्टम है। हमारे पास भी एक सिस्टम है, इट इज़ दी नाविक। नाविक क्या है, ये हमारा रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। आपको बताया क्या, जीपीएस जो है ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, माने कि ये पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड को क्या करेगा, ये कवर करेगा। पर जो नाविक है हमारा वो क्या है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। इस नाविक के अंदर 7 सैटेलाइट आती हैं, ठीक है। कल का जो मैंने डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का सेट बनाया था उसमें बहुत मैंने अच्छे से नाविक और जो भी हमारा सागर मिशन है और भी सारे जो मिशन हैं उनको बहुत अच्छे से मैंने उसमें कवर किया। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सैटेलाइट्स के बारे में जो भी डिटेलिंग है वो मैंने अच्छे से वहाँ बताया हुआ है, ठीक है। तो जो जीपीएस है क्या है, नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट रिसीविंग डिवाइस है, ये डिटरमाइन करता है लोकेशन को, ठीक है। टोटल इसमें सैटेलाइट कितनी यूज़ हो रही है, 31। और हमारे जो नाविक है उसमें सैटेलाइट कितनी यूज़ हो रही हैं, 7 सैटेलाइट यूज़ हो रही हैं, ये पता होना चाहिए। इसको प्लेस किया जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, जो कि 20,000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जैसे हमारा लो अर्थ ऑर्बिट होता है और मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है, और उसके बाद हाई में आता है, ठीक है। तो लो हो गया बिलो 2000 है, तो लो हो गया, मीडियम में अप टू 37,000, अप टू 35,000 वो है, और उसके बाद फिर हाई हमारा आ गया। रीज़न फॉर इनएक्यूरेसी क्या है, आइनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस। तो बेसिकली क्या है कि जब भी जो भी जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है, तो यहाँ से क्या है कि बाकी ऊपर जाने पर सारी लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है, जैसे टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, फिर उसके बाद लिथोस्फेयर। तो कहने का स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मीसोस्फेयर, फिर उसके थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो इस तरह से सारी जो है क्या लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर हमारा क्या है, आइनोस्फेयर। तो जो बेसिकली मान लीजिए ये आइनोस्फेयर है, तो आइनोस्फेयर से क्या होता है कि जब भी कोई भी सिग्नल्स ऊपर जाता है और फिर उसके बाद नीचे आता है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या हो जाता है, उसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, डिस्टॉर्शन। तो इस डिस्टॉर्शन का को कम करना है हमें, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये एक प्रॉब्लम है जीपीएस में भी, क्या कि जो डिस्टॉर्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब भी सिग्नल जाता है सैटेलाइट पर वहाँ से वापस आता है तो आइनोस्फेयर में क्या हो जाता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि सिग्नल की क्या हो जाती है, ब्लॉकेड हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि देयर इज़ ए एनोमली एट द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रभात पटनायक ने कहा हुआ है। एनोमली का मतलब क्या होता है कि कोई भी कमी खामी है कहीं पर, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या एनोमली है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए, अगर हम भारत के संविधान के डीपीएसपी के बारे में बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो डीपीएसपी मैंने बताया था कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी है, ये पार्ट 5 में नहीं आता है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। डीपीएसपी जो है बेसिकली इट कम्स अंडर दी पार्ट 4 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 36-51 में आता है। फिर उसके बाद पार्ट 4 ए में कौन आता है,
पार्ट 4A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ आता है जो कि 51A से है और जो इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इन डीपीएसपी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डीपीएसपी हैं ये सारे क्या हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्टेट को दिए जाते हैं और ये सारी चीज़ें स्टेट को करनी चाहिए हम लोगों के लिए, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। जो डीपीएसपी हैं ये सोशल और इकोनॉमिकल, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, ये पता होना चाहिए। डीपीएसपी हैं वो सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। फंडामेंटल जो राइट है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट है ये पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि द आइडियल्स टू बी कंसीडर फॉर दी पॉलिसी फॉर्मेशन। डीपीएसपी जो है इनको कंसीडर किया जाता है अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना रही है, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन इन द स्टेट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड द सोशल राइट। तो बेसिकली जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी से लिया कहाँ से गया, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसमें डीपीएसपी को ध्यान रखती है, डीपीएसपी के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाती है। इवन अगर कोर्ट को किसी भी लॉ का क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है, किसी भी लॉ का कोर्ट को क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, तो वो इंटरप्रिटेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं डीपीएसपी को लाइट में रख के किया जाता है, या फिर आप बोल दें प्रियम्बल को लाइट में रख के किया जाता है। और ये दोनों जो चीज़ हैं यही मिलके क्या बनाती हैं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर की बात कहाँ की गई है, हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात हमने की है 24 जनवरी 1973 में केशवानंदन भारती केस में। फिर बात करते हैं डीपीएसपी में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। डीपीएसपी में कई सारे प्रिंसिपल दिए गए हैं। जैसे पहला हमारा बात करेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल। देखिए ये जो प्रिंसिपल है इसमें दिए नहीं गए, ये हमने क्लासीफाई कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए। सोशलिस्ट प्रिंसिपल बात करते हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में, मिनिमल इनइक्वालिटी इनकम और स्टेटस और फैसिलिटेड अपॉर्चुनिटी के बारे में, इनएडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो भी मटेरियल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इसको प्रमोट करना। मैंने बताया ना डीपीएसपी कर क्या रहे हैं, डीपीएसपी बात कर रहे हैं कि आपको सोशल और इकोनॉमिकल, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिकल क्या प्रोवाइड करेंगे, इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो सोशल और इकोनॉमिकल इक्वलिटी कैसे प्रोवाइड होगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, इक्वल प्ले और इक्वल वर्क मिलेगा, सबको जस्टिस मिलेगा, सबकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो ये फ्री लीगल एड, ठीक है, पुअर लोग को मिलेगा, इक्वल जस्टिस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें आपको पता है क्या है। फिर बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में। गांधीयन प्रिंसिपल क्या बताते हैं कि पंचायत का निर्माण होगा, ठीक है, जिसका निर्माण हुआ 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा 1992 में, ठीक है, जिसके अंतर्गत पंचायत का निर्माण हुआ था। कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया था 43B में, ठीक है। फिर उसके बाद एजुकेशन प्रोवाइड करें जो भी वीक सेक्शंस हैं उनको, और प्रोहिबिशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ठीक है, स्लॉटर हाउस जो कौवा है उनको बंद कर देना। कुछ लिबरल प्रिंसिपल्स भी हैं इसमें, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, इसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात किया गया है, जिसको आर्टिकल 45 में भी रखा हुआ है, और इसको आर्टिकल 21 में भी रखा है। 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में। और उसके बाद जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ है 51A में, वहाँ पर भी इसका बात किया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट के बारे में, सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आपको पता होगा कि आर्टिकल जो 21 है हमारा राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ, इसमें क्या है, इसमें कहीं ना कहीं एक फ्रेश एनवायरनमेंट की बात भी की गई है। प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, हमें जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे उनको बचाना है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इसकी बात भी की है आर्टिकल 50 में, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल पीस हमें क्या बना के रखनी है। फिर बात करते हैं डीपीएसपी जो है, ठीक है, डीपीएसपी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है, फंडामेंटल राइट। और डीपीएसपी जो है लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहें तो डीपीएसपी को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। फिर सिटीजन्स हैं इंटाइटल टू द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वर्किंग पे कंडीशंस, ये यहाँ से आपको पता नहीं चाहिए। सजेशंस क्या दिए गए हैं, सजेशन दिए गए हैं कि स्पेंडिंग 10% ऑफ द जीडीपी ऑन द 5 राइट्स, यानी कि जो प्रोफेसर जो पटनायक हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो आर्टिकल लिखा द हिंदू में, इसमें ये बताया है कि गवर्नमेंट को
जीडीपी का जो 10% है इन 5 सेगमेंट में खर्चा करना चाहिए, जैसे फूड हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ में खर्चा करना चाहिए, फिर उसके बाद एजुकेशन में, और उसके बाद जो भी डिसेबिलिटी और जो ओल्ड एज लोग हैं उनकी पेंशन में। तो इन पाँचों में गवर्नमेंट को अपनी जीडीपी का 10% खर्चा करना चाहिए, ये चीज़ बताई गई है। ठीक है। उसके बाद 7% जो है उसमें से 2% वेल्थ टैक्स है, 1/3 जो हो जाएगा वो इनहेरिटेंस टैक्स, 3% कम्स ऑटोमेटिकली बाय द टैक्स इफ़ द मेजर्स आर टेकन। यानी कि 7% अगर जो टैक्स है, जैसे जो 10% की बात की गई है, तो 10% आएगा कहाँ से? ठीक है, तो 10% कैसे आएगा? अगर हम 2% वेल्थ टैक्स ले लें। वेल्थ टैक्स क्या होता है? जो अमीर लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, तो उनसे हम टैक्स ले सकते हैं उनकी वेल्थ के अकॉर्डिंग, तो ये वेल्थ टैक्स है। 1/3 इनहेरिटेंस टैक्स, अगर जैसे आपके फादर हैं, ठीक है, और आपके फादर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से प्रॉपर्टी जो है जाएगी सन के पास जाएगी। लेकिन जब प्रॉपर्टी फादर्स की सन के पास जा रही है, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी का 1/3 जो है वो एज ए टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो इन दोनों टैक्स से हम 7% कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी का जो है 3% वो कम्स ऑटोमेटिकली वायदा, जो भी मीजर्स हम ले रहे हैं, जो भी टैक्स लग रहे हैं, जैसे जीएसटी है या फिर जो भी चीज़ें हैं, उसके द्वारा 3% हम इकट्ठा कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो राइज हो रहा है मॉडरेट टू 4.3%। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर किया गया है। देखिए, अगर बात किया जाए इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात किया जाए, तो इंडस्ट्रीज़ बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, विदाउट इंडस्ट्री जो है कहीं का भी जो भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इवन अभी यूपी में इस बार का जो बजट आया है उसमें भी हमने कैपेक्स पे बहुत फोकस किया है, दैट इज़ दी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने बहुत फोकस किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि हमें रोड बनानी है, ब्रिज बनानी है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ जो कि कैपिटल है, हमारा कैपिटल एसेट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे गवर्नमेंट किसी को सैलरी दे रही है, किसी को पेंशन दे रही है, ठीक है, कोई एक स्कीम थी, मतलब वो लोन लिया था, उस लोन के लिए इंटरेस्ट दे रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें जिनसे कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ किस में आएंगी? वो बेसिकली रेवेन्यू में आएंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगी। इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम बात करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली ये क्या है? ट्रैकर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किसी कंट्री में हो रही है उसका हम लोग काउंट डाउन करते हैं किसमें? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। ये क्या करती है? रिकॉर्ड करती है जितना भी वॉल्यूम जो प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मैकेनिज्मिक प्रोसीजर क्या है? ये वेटेज असिस्टेड है टू द बास्केट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रैकिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें क्या करती है? उसमें नज़र रखती है और ये कंपेयर करती है क्या? ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, ये जो इंडेक्स निकलती है, ये पूरी जो इंडेक्स निकल रही है, ये हर पिछले ईयर से क्या करती है? कंपेयर भी किया जाता है। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसको रिलीज किया जाता है एनएसओ, दैट इज़ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। यानी कि जो भी कंपेयर हम करते हैं वो 2011-12 से करते हैं। इसकी जो ब्रॉड सेक्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं? तो पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि 77% कॉज करता है, माइनिंग सेक्टर जो कि 14% कॉज करता है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो कि 8% काउंट करता है। ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूट करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे यूजर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि बेसिकली जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो बेसिकली उसमें यूजर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। द फर्स्ट इज़ द प्राइमरी गुड। प्राइमरी गुड्स क्या होती हैं? ये जो भी प्राइमरी कंजम्पशन के लिए है वो प्राइमरी गुड हो गए हमारे, जो भी बेसिक नीड्स हैं हमारी उसके लिए। कैपिटल गुड्स, ठीक है, जो भी कैपिटल जनरेट हो रही है, कैपिटल मतलब जो भी बिजनेस और ये सारी चीज़ें। इंटरमीडिएट गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल। अब देखें, आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 8 कोर इंडस्ट्री। आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पूरा जो इंडस्ट्रीज़ सेक्टर है, कोर इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो 8 कोर इंडस्ट्री में जैसे आ गया पहला इलेक्ट्रिसिटी है, क्रूड ऑयल है, कोल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दैट खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि अभी गुलमर्ग में हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। ठीक है, पहले हम बात करेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स।
ये क्या है, नेशनल लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी विंटर गेम्स हैं, ठीक है। इट कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से गेम्स हैं बेसिकली, फिगर स्केटिंग है, स्नो रनिंग है, नॉर्डिक स्कीइंग है, आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग, माउंटेनिंग, तो ये रग्बी, तो ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली गेम्स हैं जो कि इनको इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, ठीक है। कारण क्या है, क्यों उसको हम बना रहे हैं, तो ये अचीव करेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ द खेलो इंडिया स्कीम है टू इंक्रीज दी स्पोर्ट्स स्किल्स, यानी कि जो भी स्पोर्ट्स स्किल्स है उन स्पोर्ट्स स्किल को भी हम क्या कर सकें, स्पोर्ट्स स्किल को हम प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो ये क्या है, ये रीज़न है किसका, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है, ये रीज़न है किसका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बेसिकली जो कमेटी है, ये क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है जो कि गेम को क्या कराएगी, ऑर्गेनाइज कराएगी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की क्या कमेटी भी है, ठीक है। फिर बात करते हैं खेलो इंडिया स्कीम, तो ये बेसिकली क्या थी, ये फ्लैगशिप स्कीम थी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। व्हाट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम, देखिए जब भी क्या होता है, कभी भी किसी स्कीम को अगर आप ऐसे बात करें कि ट्रायल बेसिस पे चला रहे हैं या इनिशियली उस स्कीम को स्टार्ट किया गया है, तो उसको फ्लैगशिप स्कीम कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है, फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो खेलो इंडिया जो स्कीम है, ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैंने बताया था कि दो तरह की स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई ये वाली, और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो 100% फंडिंग देता है कौन देता है, वो स्टेट देता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, कुछ फंडिंग सेंटर देता है और कुछ फंडिंग स्टेट देता है। जैसे सामान्य तौर पे क्या होता है, जैसे 60% सेंटर ने दी तो 40% कौन देगा, स्टेट देगा। लेकिन अगर कोई एरिया हिली है या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी रीजन है, तो उस कंडीशन में मोस्टली क्या होता है, जो सेंटर है वो 90% तक की फंडिंग दे देता है, स्टेट जो है वो 10% ही फंडिंग देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2017-18 में जो रिवैम्ड खेलो इंडिया स्कीम्स हुई थी, ठीक है, और उसके बाद मर्जर ऑफ द 3 स्कीम्स इसमें किया गया है, यानी कि जो खेलो इंडिया स्कीम्स हैं इसमें पहले की 3 स्कीम का क्या किया है, मर्ज किया है। कौन कौन सी स्कीम है, राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, तीन स्कीमों को क्या किया गया, मर्ज किया गया है अंडर द खेलो इंडिया स्कीम्स। फिर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप द ग्रास रूट लेवल टैलेंट बाय द प्रोवाइडिंग द नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म, यानी कि हम क्या कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम को, एक तो पहला क्या है, पहला यहाँ मैंने बताया स्किल डेवलपमेंट करना है। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, स्किल डेवलपमेंट करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ग्रास रूट लेवल पे जो भी टैलेंट लोगों के पास, उसको नेशनल प्लेटफॉर्म में लेके आना और उसको एंटरटेन करना, उनका जो टैलेंट है उसको एंटरटेन करना। उसके बाद डेवलप द स्पोर्ट्स स्किल्स को डेवलप करना है यूथ में, और उसके बाद बाकी उनको एडुकेट, पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग देनी है ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर पाएँ। इम्प्रूव दिस स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है, और ताकि और बाकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इनकॉर्पोरेट भी हम कर सकें। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके बारे में बात करेंगे। पहला लिखा हुआ है, इन इंडिया द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द इंडेक्सेस ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज वी हैव कंबाइंड वेटेज ऑफ द 37.90%, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर, मतलब 8 कोर इंडस्ट्री। तो मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले तो 8 कोर जो इंडस्ट्री है, 8 कोर उसके नाम पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये पता होना चाहिए कि टोटल जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं, ठीक है, वो प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूट करती है। तो जैसे इस क्वेश्चन में बताया क्या है, टोटल वो प्रोडक्शन में नियर अबाउट 37.90% कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो हर एक जो कोर इंडस्ट्री है वो इंडिविजुअली कितना कंट्रीब्यूट करती है। जैसे फर्टिलाइज़र का कितना है, ठीक है, ये इंडिविजुअली नहीं पता तो ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्री हैं। तो सीमेंट भी है, फर्टिलाइज़र भी है, नेचुरल गैस भी है, और उसके बाद रिफाइनरी भी है। टेक्सटाइल नहीं है, तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द खेलो इंडिया स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। सही है, मैंने बताया था कि ये क्या फ्लैगशिप स्पीशीज़ है, फ्लैगशिप स्कीम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सेकेंड इज, इट इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वेयर द फंड आर शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। नहीं, ये गलत है, मैंने बताया था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये कैसी स्कीम है, ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब क्या है कि जो भी पूरा पैसा है वो कौन देगा, वो 100% जो फंडिंग है वो सेंटर देगा। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। थर्ड है, इसका एम क्या है, रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर एट द ग्रास रूट लेवल बाई बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क
फॉर ऑल द स्पोर्ट्स प्लेयर, बिल्कुल सही है। बेसिकली जो ग्रास रूट लेवल पे जो भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनके क्या करना, उनको एक्टिविटी को बढ़ाना, यानी कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको इंगेज करना, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाना, उनके जो भी उनके पास जो टैलेंट है उस टैलेंट को इंटरटेन करना, ठीक है, और उसके बाद स्पोर्ट्स की जो स्किल है, ठीक है, स्पोर्ट्स की जो स्किल है उसको भी क्या करना, बढ़ाना, ठीक है, और ताकि वो नेशनल लेवल, और उनको एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म देना ताकि वो बाद में चल के इंटरनेशनल लेवल पे उसको क्या कर सकें, खेल सकें, ठीक है। तो ये जो 1 और 3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।